हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविक्स क्लास। आज हम अपनी सिविक्स क्लास में यूनिट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट थर्ड में हम इसके पार्ट 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र शिक्षा में खेल विधि, प्लेवे मेथड इन सिविक्स टीचिंग। तो आज हम ये मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है खेल विधि। खेल विधि, वैसे तो हमें नाम से ही पता है कि खेल का मतलब क्या है, खेलना। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं। अब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किसके कारण इस विधि को शिक्षा में या शिक्षण में इसका प्रयोग होने लगा, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण में खेलों के प्रयोग का विचार सर्वप्रथम फ्रॉबेल द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले इस बारे में बात करने वाले कौन थे? फ्रॉबेल। किंतु आज जिस रूप में योजनाबद्ध खेलों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में करते हैं, वह स्वरूप आधुनिक युग में हेनरी कॉल्डवेल कुक द्वारा दिया गया है। यानी सबसे पहले इसके बारे में जो बात की गई वो फ्रॉबेल के द्वारा की गई, लेकिन आज जो इस प्लेवे मेथड का इतने अच्छे तरीके से, इतना अच्छा प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है शिक्षण में या शिक्षा में, तो ये दिया गया है हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा। कॉल्डवेल वह व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस खेल विधि का प्रबल समर्थन किया। कॉल्डवेल का क्या कहना है? ये 2 लाइन्स लिखी हैं, ये खुद कॉल्डवेल ने कही हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि बच्चे अगर किसी काम को पूरे दिल से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, बाय हार्ट करते हैं, तो वो काम है खेलना। बच्चे जब खेलते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि वो उसमें पूरी तरह से उन्होंने अपना जी जान लगा दी है। तो बच्चे खेल खेल में जो चीज़ें सीखेंगे वो सीखने उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो कॉल्डवेल का ये मानना है कि बच्चे खेल को पूरे मन से खेलते हैं, हृदय से खेलते हैं। तो इसका मतलब जब इससे सीखेंगे तो वो सीखना बहुत अच्छे सीखने में आएगा। तो ये कहना है कॉल्डवेल का। अब हम खेल विधि के अर्थ की बात करते हैं। खेल विधि का अभिप्राय है खेल का समावेश कर कार्य एवं ज्ञान अर्जन की नीरसता को दूर कर दिया जाए। बात समझ रहे हैं आप? यानी हम बच्चे को सिखाएं तो कैसे? खेल के द्वारा सिखाएं। और इससे जब बच्चे ज्ञान अर्जित करता है किसी चीज़ का, या हम ये कहते हैं बच्चा सीखता है, तो उसको जो बोरिंगनेस महसूस होती है वो नहीं होगी। और जो सीखने की प्रक्रिया वो कैसी हो जाएगी? ज्ञान प्राप्ति एक रोचक एवं आनंदमय प्रक्रिया बन जाएगी। विद्यालय में आजकल क्रिया विधि के माध्यम से विषय सामग्री प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया जाने लगा है। हम सभी को पता है कि आजकल प्लेवे मेथड से स्कूल्स में सिखाया जाता है, जिससे खेल खेल में भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। खेल में बालक स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। खेल खेल में बालक अपने आप सीख जाते हैं तथा स्वतंत्र वातावरण में सीखते हुए बालक खेल से कठिन कार्य को भी आसानी से सीख लेते हैं। खेल मनोरंजन या उनका दिल ही नहीं बहलाते, यहाँ पे बनाते लिखा है, बहलाते आएगा, बल्कि खेल बालक की कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, स्वाभाविकता को भी प्रोत्साहित करते हैं। माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षा में खेल विधि। अब हम बात कर रहे हैं माध्यमिक स्तर पर जो नागरिक शास्त्र शिक्षण अगर कराया जाए, अगर सिविक्स पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम प्लेवे मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं, 9th-10th क्लास की बात हो रही है इसमें। तो खेल का अर्थ यह नहीं कि मैदान में शारीरिक क्षमता यह शारीरिक बल का प्रयोग कर हार जीत संबंधी मुकाबला किया जाए। केवल खेल का मतलब ये नहीं है कि हम मैदान में खड़े होकर के शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए और फिर उसके बाद हार जीत
का फैसला करें या हार जीत का मुकाबला करें। कक्षा में भी मानसिक क्षमता, प्रायोगिक कार्य, अवबोध क्षमता एवं अपनी याददाश्त तथा रुचि का प्रयोग कर विषय के प्रति लगाव एवं रोचकता में वृद्धि की जा सकती है। सामान्यतः नागरिक शास्त्र नीरस यानी बोरिंग, अरुचिकर, अनइंटरेस्टेड विषय माना जाता है, जिसमें मॉडल, चित्र, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग बहुत सीमित क्षेत्र में होने के कारण विषय वस्तु परिवर्तित होती रहती है। इससे विषय की प्रकृति और कठिन प्रतीत होती है। मतलब ये एक बोरिंग अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और फिर इसमें मॉडल्स हैं, चाहे डायग्राम्स हैं, चाहे कुछ शैक्षिक टूल्स की बात करूं, एजुकेशनल टूल्स की बात करूं, तो बहुत कम उपलब्ध होता है। इनका क्षेत्र बहुत ही सीमित है नागरिक शास्त्र में। तो इससे क्या होता है कि इससे ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और इसको क्योंकि ये बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग है तो छात्र इसको पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं और पिछड़ जाते हैं इसमें। खेल विधि पर आधारित अब कुछ शिक्षण पद्धतियों पे हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी पद्धतियाँ खेल विधि पर आधारित हैं। आपके सामने कुछ एक नाम है पद्धतियों के: मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन विधि, हेरुस्टिक पद्धति, योजना विधि और डाल्टन पद्धति। तो ये सभी खेल विधि पर आधारित पद्धतियाँ हैं या मेथड्स हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं, जिससे कि हमें इनके बारे में नॉलेज हो जाए अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉन्टेसरी पद्धति की, ठीक है। अब इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो इनके नाम पे, इसकी शुरुआत करने वाले, इसके प्रणेता के नाम पे ही इस पद्धति का, इस मेथड का नाम है। तो इसके जो स्टार्ट करने वाले, इसके जो प्रणेता हैं, इसके जन्मदाता, इसके प्रवर्तक हैं, वो हैं मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी ये इसके प्रणेता हैं। अब इस पद्धति में क्या होता है कि इस पद्धति में बालक को गीतों के माध्यम से या फिर खेल, उपहार, खिलौने आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। बात समझ रहे हैं? मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति दी है और इस मॉन्टेसरी पद्धति में बच्चे को खिलौने दे करके, बच्चे को कुछ उपहार दे के, बच्चे को कुछ गेम्स दे करके या फिर बच्चे को पोएम्स के जरिए सिखाया जाता है। अब जैसे हम गेम्स के जरिए उसे क्या सिखा सकते हैं? तो एग्जाम्पल के लिए हम उसे शेप्स सिखा सकते हैं, जैसे हमने उसको ट्रायंगल बताना है, ठीक है, स्क्वायर बताना है, या उसको कुछ ये सोच लीजिए मैथ्स की कुछ डिजिट उसको बतानी है, तब हम इस विधि का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किया क्या जाता है? इसमें ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। तो जो ये मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई पद्धति है, मॉन्टेसरी पद्धति, मॉन्टेसरी मेथड, इसमें क्या किया जाता है? इसमें ज्ञानेंद्रियों को ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे सामने जो विधि है, ये मेथड है, वो है किंडरगार्टन विधि। अब इस किंडरगार्टन मेथड में क्या होता है? तो ये जो है फ्रॉबेल के द्वारा दी गई है, वही फ्रॉबेल जिनका नाम हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिन्होंने खेल विधि की बात की थी। तो ये फ्रॉबेल ही इसके जन्मदाता हैं किंडरगार्टन विधि के। फ्रॉबेल ने क्या कहा है कि क्या करना चाहिए? बालक को शिक्षा या तो पोएम्स के यानी गीत के माध्यम से देनी चाहिए, ठीक है, या फिर खेलों के माध्यम से बालक को सिखाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब इससे हमें जो उन गेम्स का यूज़ करना है, उन्होंने एक बात और कही है कि हमें जिन गेम्स को यूज़ करना है, जिन खिलौनों को यूज़ करना है, उससे बालक को चोट ना पहुँचे, ऐसे वो खिलौने होने चाहिए या फिर ऐसे उपकरणों का हमें प्रयोग करना चाहिए जो बालक के लिए हानिकारक ना हो, ठीक है। तो किंडरगार्टन विधि किसने दी? फ्रॉबेल ने दी। फिर उसके बाद है तीसरी पद्धति या मेथड, ह्यूरिस्टिक पद्धति। ह्यूरिस्टिक पद्धति किसने दी है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके प्रणेता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। इस पद्धति में बालक क्या करता है? बालक
टूल्स के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से खुद से ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मतलब खोज करना किसी चीज़ की। ठीक है, ह्यूरिस्ट करना मतलब खोज करना। तो इसमें क्या करता है बालक, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है ये पद्धति। इसमें बालक खुद से उपकरणों के हेल्प ले करके या फिर पुस्तकों की हेल्प ले करके खुद से सीखेगा, अपने आप ज्ञान का अर्जन करेगा। ठीक है, स्वयं खोज करेगा, प्रयोग करेगा। ठीक है, फिर जो प्रयोग करेगा ना उसकी जांच करेगा, सिद्धांत बनाएगा, सूत्र बनाएगा, सारा काम खुद करेगा। तो इसलिए ये बालक जो खुद से अपने आप से खोज करता है इस विधि में, इसलिए इस विधि का नाम है ह्यूरिस्टिक मेथड। अब इसके बाद है योजना विधि। ये विधि मुझे लगता है आप सबने पहले से इसके बारे में जान रखा होगा, पढ़ रखा होगा। ये किलपैट्रिक ने दिया हुआ है इसको, विधि को। किलपैट्रिक इसके प्रणेता हैं और ये आधुनिक विधियों में सबसे ऊपर रखी जाती है। आधुनिक विधियों में इस पद्धति में क्या करते हैं, देखिए इसका नाम क्या है, योजना विधि। योजना बनानी है बस इसमें। तो इसमें योजना बनाकर नवीन कार्य करना अथवा किसी निर्मित योजना को चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करना होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। हमें क्या करना है, कोई योजना बनानी है, और या फिर अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी योजना तैयार है, कोई प्लान तैयार है, तो अब स्टेप बाय स्टेप चल करके उस योजना को हमने क्रियान्वित कर देना है। अब इस पद्धति में होता क्या है, इस पद्धति में अभिनय किया जाता है, कहानी पढ़ी या सुनी जाती है, मॉडल बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी प्रोजेक्ट रिलेटेड काम होता है इसमें, योजना विधि में। ठीक है, एक निर्धारित कार्य को किस तरह से पूरा किया जाना है ना, उसकी पूरी योजना बनाकर अगर काम किया जाता है तो हम उसको प्रोजेक्ट मेथड कह सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या हुआ कि मतलब हम कुछ भी काम करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, पहले हम उसका प्लान बनाते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, और फिर जो प्लानिंग की है उसके अनुसार ही स्टेप बाय स्टेप हम वर्क करते हैं, और इससे जो काम होता है उसमें जो मेथड यूज़ हम कर रहे हैं वो होगा हमारा प्रोजेक्ट मेथड। उसके बाद है डाल्टन पद्धति। और डाल्टन पद्धति में क्या होता है, तो सबसे पहले इसके जो प्रणेता हैं या इसे विकसित करने वाले हैं वो हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। इस पद्धति में जब बालक काम कर रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टाइम टेबल का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, हम उसे डिसिप्लिन में रहने के लिए कहते हैं, रूल्स को फॉलो करने के लिए कहते हैं, और इसके साथ ही हम उसे ये सब चीज़ें कहने के बाद ऐसे नहीं है कि बस उसको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, लेकिन वैसे उसको बंधनों से मुक्त रखा जाता है। ठीक है, आपने जैसे बच्चों को काम दे दिया, भी आपने डिसिप्लिन में रहना है, आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना है, आपने रूल्स को फॉलो करना है, उनको तोड़ना नहीं है। ठीक है, और फिर ये समझा करके जब वो काम करता है तो उस टाइम आप उसके सिर पे चढ़ करके नहीं रहते हो चेक करने के लिए कि अच्छा कर रहा है कि नहीं। नहीं, फिर उसको फ्रीडम दे दी, अब वो अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये बता दिया जाता है, और फ्रीडम दी जाती है ताकि वो क्या कर सके, अपने तरीके से सीख सके, अपने तरीके से काम कर सके, उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये है डाल्टन पद्धति, जो किसने दी है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस विधि के गुण कौन कौन से हैं। खेल विधि के गुण, सबसे पहला गुण है इसका स्वतंत्रता पूर्वक सीखने का अवसर मिलता है बालक को। तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने डाल्टन पद्धति में ही कहा ना कि बालक को पूरी तरह से मुक्त रखा जाता है बंधनों से, उसे स्वतंत्र रखा जाता है। तो जब हम खेल विधि का प्रयोग करेंगे तो बालक अपने तरीके से सीख पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। इसके साथ ही ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने में सहायक। तो जब मैंने मॉन्टेसरी पद्धति बताई आपको पहले तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या किया जाता है, ज्ञानेंद्रियों को ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। तो इस तरह से खेल विधि का ये एक गुण है कि इसमें ज्ञानेंद्रियां
प्रशिक्षित हो जाती हैं। बच्चों आपको पता होगा कि ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, हमें पता है ना, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हमारे जो कान हैं, हमारी जो आँखें हैं, हमारी जो नाक है, हमारी जो जीभ है और हमारी जो त्वचा है, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। देखिए जो भी चीज़ हम इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं वो चीज़ या वो ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है। तो जब बालक खेल विधि के माध्यम से प्लेवे मेथड से सीखते हैं तो बालक को जो नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, वो स्थायी ज्ञान होता है। बालक उसको कभी भी भूलता नहीं है। तो इस विधि का सबसे बड़ा गुण इसको कह सकते हो कि इसमें ज्ञानेंद्रियाँ प्रशिक्षित होती हैं, ट्रेंड होती हैं, जिससे कि बालक जो कुछ भी सीखता है वो लंबे समय तक उसे याद रहता है। सर्वांगीण विकास संभव। तो बालक के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आपको पता है कितने प्रकार का विकास होता है, ये तो आपको पता ही है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई विकास होता है तो संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास, ये सभी। अब आप ये देखिए खेल सभी विकास करने में सक्षम है। जैसे कि एक एक करके एक एग्जाम्पल एक एक थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ मैं आपको। तो सर्वांगीण विकास की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहला विकास शारीरिक विकास। तो आपको पता ही है बच्चे खेल कूद करते हैं तो इससे उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, जो शारीरिक व्यायाम होता है उनका, तो इससे उनका शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास में हमने क्या करना है, बुद्धि का विकास करना है। अब जब बालक गेम्स खेलते हैं तो आप क्या समझते हैं कि उसमें केवल शारीरिक विकास होता है या शारीरिक श्रम लगता है? नहीं, खेलों में मानसिक श्रम भी, दिमाग भी लगाना पड़ता है, बुद्धि भी लगानी पड़ती है। तो इस तरह से खेलों के माध्यम से बालक का मानसिक विकास भी होगा। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास मतलब हमने बालक को समाज में किस तरह से रहना है ये सिखाना है, ठीक है। उसमें एक सामाजिक प्राणी होने के गुण डालने हैं। सामाजिक प्राणी होने के लिए हमें कौन से गुण होने चाहिए? दया, एकता, भाईचारा, है ना, वैर भाव नहीं होना चाहिए, और ईमानदारी सिखानी है, झूठ नहीं बोलना सिखाना, इस तरह से। तो समाज का उसको योग्य नागरिक, उसमें सामाजिक गुणों का विकास करना है, दया, करुणा, परंपरा, एकता, ये सब डालना है उसके अंदर। तो आप एक बात सोचिए, बच्चा जब गेम्स खेलेगा तो उसके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ मिलकर के खेलना सीख जाएगा। तो क्या ये सामाजिक गुणों में नहीं आता? इसके अलावा बालक दूसरों के साथ किस तरह से एडजस्ट हो करके चलना है ये भी उसमें आ जाएगा। तो ये सारे सामाजिक गुण ही तो हैं। बालक पहले अपनी मित्र मंडली में सेट होगा, अपनी कक्षा में अपने आप को अनुकूलित करेगा, तभी तो वो बड़े ग्रुप के अंदर खुद को एडजस्ट कर पाएगा। तो सामाजिक विकास आ गया। नैतिक विकास की बात करूँ तो यानी नीति का विकास, यानी पूरी ईमानदारी से खेलना भी नैतिकता में ही आएगा। तो बालक बिना किसी चीटिंग के खेल विधि के माध्यम से जब सीख रहा है या खेल खेल रहा है तो नैतिक विकास भी हो रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा सांस्कृतिक विकास, भाषा का विकास, ये सारे विकास भी होते हैं बालक के। तो ये सारी चीज़ें भी बालक खेलों के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो डिपेंड करता है ना कि आप उसको कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत इस मेथड के यूज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जैसा भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सांस्कृतिक या भाषा का विकास और ये सब आ जाएगा इसमें। तो सर्वांगीण विकास करने में खेल विधि पूरी तरह से सक्षम है। इसके बाद देखिए अवबोध आधारित सीखना। तो जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो वहाँ पे ये वर्ड आता है अवबोध, ज्ञान और अवबोध। अवबोध का मतलब किसी चीज़ को जानना, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, जानना, समझना, उसको बोलते हैं अवबोध। तो ये जो सीखना होगा ना प्लेवे मेथड से, इसमें बालक रट्टा नहीं लगाएगा बल्कि करके सीखेगा। फिर सामाजिक गुणों का विकास, तो सामाजिक विकास जैसे मैंने आपको बताया वो इसमें आ जाएगा। फिर है स्थायी ज्ञान। तो स्थायी ज्ञान मैंने बता ही दिया, जब भी हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज़ को सीखेंगे तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो पूरी तरह से स्थायी होगा। चरित्र विकास का सशक्त साधन। बालक का जब सर्वांगीण विकास हो जाएगा तो उसका चरित्र कैसा बनेगा स्टूडेंट्स? तो चरित्र बनेगा उत्तम श्रेणी का, उत्तम श्रेणी का चरित्र होगा उसका। तो चरित्र विकास का भी एक बहुत अच्छा साधन है।
ये है खेल विधि के गुण। अब हम बात करते हैं खेल विधि के दोषों की। डीमेरिट्स ऑफ प्लेवे मेथड। ये इसके दोष हैं कि इसको सभी विषयों के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, सभी विषयों हेतु उपयोगी नहीं। खेल विधि को या खेल विधि के माध्यम से आप सभी विषयों को नहीं पढ़ा सकते हो। और दूसरी बात कि खेल में जो सीखने सिखाने का काम है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप सोचिए कि एक तो आपको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया गया और एक आप प्रॉपर क्लास लग रही है और फिर आपको टीचर अच्छे से जो भी एक्सप्लेन जो भी टॉपिक है उसको पढ़ा रहा है, और एक आपको खुद से सीखने के लिए पूरी तरह से कोई डिसिप्लिन नहीं है, क्लास में कुछ नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, स्वतंत्रता पूर्वक आपको पूरी तरह से कुछ भी करने की आज़ादी है। तो आप बताइए कहाँ पे आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये एक दोष है इसका कि जब सीखने सिखाने के काम की बारी आती है तो इसमें बिल्कुल भी कोई डिसिप्लिन नहीं होता, या ये कह सकते हैं इसका कोई रूटीन नहीं बना होता कि इसमें ऐसे करना है ऐसे करना है। तो जब कोई क्रम नहीं होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, तो जो सीखने सिखाने का काम है वो तो हो जाएगा बंद। बच्चे केवल और केवल इंजॉय करेंगे। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ जटिल सब्जेक्ट होते हैं, कुछ गंभीर सब्जेक्ट होंगे, तो वो उन सब्जेक्ट को इस मेथड से नहीं पढ़ाया जाएगा। उनकी जो गंभीरता है या जटिलता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। समय का दुरुपयोग। अब बच्चों का टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, आप जिस टॉपिक को अपने तरीके से एज अ टीचर बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी कक्षा के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उनको सिखाते हैं, अधिगम करवाना चाहते हैं, शिक्षण करते हैं, फिर अधिगम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हुआ होगा, तो आप जब प्लेवे मेथड से कुछ उनको सिखाते हैं तो बच्चों का और आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो समय का भी दुरुपयोग है। फिर वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। अब देखिए, मैं मान लो ये मेथड यूज़ कर रही हूँ, तो जो चीज़ आपको सिखाने के लिए मैंने ये मेथड यूज़ किया था, आप में से आधे बच्चे उस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे, आधे तो सिर्फ खेल खेल के और साइड पे हो जाएंगे, उनको कोई मतलब टॉपिक से या फिर उनको सीखने से कोई लेना देना नहीं होगा। तो जो वास्तविक उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसके बाद देखिए, खेल में बालक के अधिगम का मापन नहीं हो पाता। आपने अपना टीचिंग करानी है, शिक्षण कराना है, तो इसके दौरान आपने बच्चे के अधिगम को, उसकी लर्निंग को भी चेक करना होता है, मेज़र करना होता है। तो इसमें जब बालक खेल रहा है पूरे दिल के साथ, तो आप उसका मेज़रमेंट नहीं कर सकते, आप उसका मापन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इसमें सभी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होगा ना, उसको तो जो वो कक्षा वाला क्लासरूम वाला जो माहौल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वही अच्छा लगेगा उसको, ये गेम्स वाला बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और जो एवरेज स्टूडेंट है या जिन बच्चों को खेल में ज़्यादा रुचि है, क्लास में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो सभी बच्चे इसमें एक्टिव नहीं होंगे। जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या गॉड गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं, वो इसे लाइक नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसमें सभी विद्यार्थी सक्रिय नहीं रहते हैं। और इसके अलावा ना, मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे बहुत ही शर्मीले होते हैं। ठीक है, तो वो क्लास में कंफर्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो वो पहले भी नहीं सीख पा रहे थे, वो इस मेथड से भी नहीं सीख पाएंगे, तो जिससे कि वो क्लास में पिछड़ जाएंगे। तो इस तरह से इस विधि के अगर गुण हैं तो दोष भी हैं, और ये हैं इसके दोष। तो आज हमने नागरिक शास्त्र शिक्षण में किस तरह से प्लेवे मेथड यूज़ हो सकता है या होता है या यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जाना। तो ये हमारी 3rd यूनिट का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।